हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। ये लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूं विक्रम रॉय। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के बारे में। ठीक है। लेक्चर नंबर जो 4 था उसमें हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो कैसे प्रोपोगेट करता है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ये सब। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई दिक्कत है तो वो वाला जो लेक्चर है उसको देख के आओ। तो ये जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें हम पढ़ेंगे गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो गाउस लॉ काम कहाँ आता है? जो देखो, जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था E इक्वल्स टू 1/4π K इप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये था पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज होगा, लाइक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गाउस लॉ का हेल्प चाहिए। ठीक है। वो सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ के हेल्प से ही निकाला जा सकता है, बहुत इजी तरीके से। ठीक है। तो गाउस लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ सबोर्डिक टॉपिक है जो गाउस लॉ में यूज़ होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका फर्स्ट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया एक लेंथ और एक ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन है, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। बट हम यहाँ एरिया वेक्टर कह रहे हैं क्यों? क्योंकि देखो, एरिया ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर उस एरिया के थ्रू कुछ फील्ड पास होता है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या और वाटर फ्लो, ये सब अगर होता है तो वो जो एरिया का जो पास हो रहा है उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन वो एरिया इंडिकेट कर रहा है। मतलब क्या, अगर इस एरिया से कुछ पास होगा तो उसका क्या डायरेक्शन होगा? ऑब्वियसली इस तरफ और इस तरफ। तो कोई भी एक एरिया उसका दो डायरेक्शन ऑलवेज इंडिकेट करता है वो एरिया। अगर ये एक एरिया है, इसका ये एक डायरेक्शन है उसका और ये एक डायरेक्शन है, मतलब क्या, इस एरिया के थ्रू इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या कोई लिक्विड फ्लो हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है। मतलब क्या, एक एरिया जो स्केलर क्वांटिटी है इस मामले में एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एरिया को हम अगर ds से इंडिकेट करें, ds का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म हम जानते हैं, उस वहाँ से स्मॉलेस्ट को इंडिकेट करने के लिए डेल्टा एस यूज़ किया जाता है, और अगर डेल्टा एस टेंड्स टू 0 लिमिट हो जाए तो उसको हम ds कहते हैं। ठीक है। तो ये जो ds है ये एक स्केलर एरिया एलिमेंट है। ठीक है। और इस स्केलर एरिया एलिमेंट से जो डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है इसको हम कहते हैं ds वेक्टर, जिसको हम एरिया वेक्टर कह रहे हैं। तो इस तरफ एक एरिया वेक्टर होगा और ऑब्वियसली इस तरफ भी और एक एरिया वेक्टर होगा। अच्छा, एरिया वेक्टर का और एक स्पेसिफिकेशन है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया के साथ, वो जो पर्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर है उस एरिया के साथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ओके, याद रखना, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ओके, एरिया से परपेंडिकुलर होता है वो एरिया वेक्टर। मतलब देखो, ये जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में ही इस एरिया के थ्रू मैक्सिमम कोई चीज़ पास हो सकता है ना। ये जो एरिया है इसका अगर एरिया वेक्टर ये होगा ds वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में ही कोई चीज़ मैक्सिमम पास हो सकता है इस एरिया के थ्रू। अगर जो पास हो रहा है उसका डायरेक्शन कुछ अलग हो जाए तो उसका पासिंग रेट भी कम जाएगा, मतलब ज़्यादा पास नहीं हो सकता है। अगर
और दूसरा कोई डायरेक्शन यूज़ करता है तो, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम अब पढ़ेंगे फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। मतलब एक एरिया है, उस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक जो फील्ड पास हो रहा है उसका जो मेज़रमेंट, मतलब उसका रेट, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी यहाँ यूज़ होगा। मतलब क्या, अगर एरिया वेक्टर इस तरफ है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ में पास हो रहा है, तब क्या होगा? तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है उतना यहाँ से नहीं निकलेगा, थोड़ा सा कम निकलेगा। ओके, क्योंकि जो एरिया का ओपन व्यू है, ds का जो डायरेक्शन है एक्चुअली एरिया का ओपन व्यू, ओके ओपन व्यू है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, उस डायरेक्शन से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, तो एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इस एंगल के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ओपेक हो जाएगा, मतलब उस तरफ नहीं जा सकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम दो चीज़ से क्रिएट करेंगे, जो इक्वेशन, ऑब्वियसली जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उस एरिया के थ्रू पास हो रहा है। ओके, तो देखो ds के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा है, तो ये जो एरिया है इसका कितना पोर्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना पोर्शन ओपन है उसको देखना पड़ेगा अब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ds वेक्टर है उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो यहाँ हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थीटा एंगल, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसको हम लिखेंगे ds cos थीटा से, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा ds sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा वाला कंपोनेंट आ रहा है? ds cos थीटा, मतलब ये जो ds एरिया वेक्टर है उसका ds cos थीटा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ओके, तो ये जो फ्लक्स होगा क्या होगा? फ्लक्स होगा E ds cos थीटा। फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, कैपिटल फाई से लिखते हैं फ्लक्स को। ठीक है, अच्छा, वेक्टर में हम पढ़े थे कि a और b अगर तो वेक्टर इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा से, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ए बी कॉस थीटा का लिखा हुआ है उसको हम ए डॉट बी करके भी लिख सकते हैं वेक्टरिकली। ठीक है ना। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वेक्टर का जो वीडियो है आई टैब में है, तो उसको एक बार देख के आओ। ओके, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स का जो पैरामीटर्स आ रहा है ई डी एस कॉस थीटा, इसको हम अगर अरेंज करके लिखे आएगा ई डी एस कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, क्योंकि ई और डी एस दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और डी एस तो एरिया वेक्टर है ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करके हम लिख सकते हैं। तो ये है फ्लक्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब ये जो फ्लक्स हो रहा था, फ्लक्स का वैल्यू आया ई डी एस कॉस थीटा। फ्लक्स का मतलब क्या है? वो जो एरिया है, एरिया के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वही फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, मैंने मतलब कब मैक्सिमम फ्लक्स हमको देखने को मिलेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। जो ds एरिया वेक्टर है वो भी कांस्टेंट है, जो एरिया कांस्टेंट है। या वेरिएबल क्या है?
अगर जो एरिया है वो अगर थोड़ा सा टिल्ड हो जाए तो वह एक एंगल का चेंज हो रहा है ना। जो डी एस और ई के बीच में जो एंगल है वो एंगल वेरिएबल है। तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करेगा इस एंगल के ऊपर, मतलब ये कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1। वो कब मिलता है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। और कॉस थीटा इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0। वो कब मिलता है? जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। ओके, ठीक है इतना तक। अगर इतना तक ठीक है तो फाई मैक्स कब होगा? फाई मैक्स होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री जो आएगा ई डी एस, ये मैक्सिमम वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और फाई मीन कब आएगा? ई डी एस कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0 आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये है एरिया वेक्टर ds। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही निकलता जाए ये ds से पैरेलल होकर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का बीच का एंगल क्या होगा? पैरेलल है, अगर E और ds अगर पैरेलल है उसके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, मतलब मैक्सिमम वाला जो टर्म था, ये जो मैक्सिमम वाला टर्म था। मतलब ये जो ds का जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर उस डायरेक्शन में ही एरिया से पास हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली पास होता है, तब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया से निकलेगा, पास होगा। ठीक है, अगर ये जो एरिया है, एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और अगर ये जो एरिया पूरा 90 डिग्री घूम जाए, पूरा का पूरा 90 डिग्री घूम जाए उस तरफ, ठीक है, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिक इस तरफ था, ऐसे घूम के पूरा उस तरफ घूम गया, मतलब अब एंगल 90 डिग्री है। मतलब क्या है, एरिया ऐसा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अब अगर एरिया पूरा का पूरा ऐसे घूम जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या एरिया के थ्रू पास करेगा? और एरिया का ओपनिंग व्यू तो इस तरफ है, इस तरफ और इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पास कर रहा है, तो एरिया के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा क्या? आंसर होगा नहीं, एरिया के थ्रू कुछ पास नहीं करेगा। तो अगर एरिया के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स का मतलब क्या है? एरिया के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। तो एरिया के थ्रू ही अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता है तो हम फ्लक्स कह देंगे 0, फ्लक्स हो जाएगा 0। और यहाँ क्या आ रहा है? देखो एंगल ds और e के बीच का एंगल है अब 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री अगर लिख दे, कॉस 90 का वैल्यू आता है 0, तो यह आंसर आ जाएगा 0। मतलब फ्लक्स आ जा रहा है 0 डिग्री, फ्लक्स आ जा रहा है 0। तो ऐसे हम फ्लक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, ये जो डी एस है ये तो छोटा वाला एक एरिया है। अगर तुम एक बहुत बड़ा एरिया एलिमेंट का छोटा वाला एक एरिया को कंसीडर करो, वो होगा डी एस। तो अब अगर तुमको क्वेश्चन में बोला जाए कि ये पूरा एरिया के लिए, पूरा का पूरा एरिया के लिए फ्लक्स कितना है, तो क्या करोगे? ये डी एस छोटा वाला एलिमेंट है, उससे ऑल ओवर जो एरिया है उसका फ्लक्स निकालने का ट्राई करोगे। वहाँ हम करेंगे क्या? इंटीग्रेशन लगा देंगे। डी एस का अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं अब इसे क्लोज पाथ, तब पूरा एरिया ए निकल जाएगा। ओके, क्लोज पाथ क्यों है? यह
क्योंकि एक एरिया जो होता है, एरिया का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम सेम होता है। ये जो एरिया है इसके अगर इनिशियल पॉइंट ये है तो अगर पूरा एरिया घूम के आओ तो फाइनल पॉइंट भी यही होगा। इनिशियल और फाइनल सेम है, इसीलिए इंटीग्रेशन का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है। अगर क्लोज पाथ इंटीग्रेशन को समझने में कोई दिक्कत है तो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके इंटीग्रेशन वाला जो 4-5 वीडियो उसको देख के आओ। वहाँ नॉर्मल इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन सभी कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो अगर टोटल फ्लक्स हमको ज़रूरत है, टोटल फ्लक्स को जानने का, तो हमको टोटल एरिया के लिए फ्लक्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा, इसीलिए क्लोज पाथ इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये आ गया फ्लक्स का इक्वेशन। ओके, तो अब चलो गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कह रहा है। गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जो हम पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी, फाई अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस is proportional to the net electric charge Q enclosed by the surface. Enclosed by the surface, इसका मतलब क्या है, देखो अगर एक Q चार्ज कुछ एरिया कुछ सरफेस के लाइक ये स्फेरिकल सरफेस के द्वारा अगर इनक्लोज हो जाए तो क्या करेगा, Q चार्ज बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, हर तरफ चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर ये जो एरिया जो सरफेस के बीच ये क्लोज्ड है, इस सरफेस में हम एक ds ले लेते हैं, तो ds के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसको हम फ्लक्स कहेंगे ऑब्वियसली, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। फ्लक्स का मतलब क्या है, एक एरिया के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली यहाँ यही होना चाहिए, क्योंकि देखो अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा निकलेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एक एरिया के थ्रू फ्लक्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो अंदर कितना चार्ज है, चार्ज अगर बढ़ जाए तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, अगर अंदर का चार्ज घट जाए तो फ्लक्स भी घट जाएगा। तो ऑब्वियसली जो फ्लक्स है ये चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाने के लिए हम लिख रहे हैं Q बाई इप्सिलॉन नॉट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो गाउस लॉ क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड जो निकलेगा, जो फ्लक्स जो होगा उसके लिए जो फ्लक्स हो रहा है वो फ्लक्स अंदर वो जो सरफेस है, जो क्लोज सरफेस के अंदर वो चार्ज है, तो उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स अंदर वाला इनक्लोज चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही है हमारा गाउस लॉ और कुछ नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। ENC का मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, अच्छा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा जो फॉर्मूला है अगर लिखे E डॉट डी एस कॉस थीटा Q इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है टोटल गाउस का लॉ। ये जो ds हम लिख रहे हैं, ये वाला जो ds लिख रहे हैं, ये एक्चुअली गाउशियन प्लेन वाला ds है। ये एक्चुअली गाउशियन प्लेन वाला ds है। इस ds से ही हम चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं। ओके, इनक्लोज कर रहे हैं, और इनक्लोज करके इस ds के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको देखकर उसको ऑब्जर्व करके फ्लक्स को निकाल रहे हैं। ओके, ये जो Q चार्ज इनक्लोज है वो इस ds एरिया के अंदर ही इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गाउस लॉ है उसका फॉर्मूला, पूरा का पूरा फॉर्मूला ये है। फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds कॉस थीटा इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट।
गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हो गया गाउस का पूरा लॉ। ओके, आशा करता हूँ समझ आ गया पूरा जो थ्योरम है गाउस का। तो ये जो फॉर्मूला है इसका हेल्प से ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, मतलब गाउस लॉ के एप्लीकेशन, गाउस लॉ का जो एप्लीकेशन होता है, गाउस लॉ अप्लाई करके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, तो मिलते हैं।